Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are doing good, inshallah ta'ala rahman. Today I am with one another unit of physics, that is system of particles, that is system of particles. That is system of particles and rotation motion. System of particles and rotational motion. ओके, तो बेटा ये चैप्टर ऑल द अदर चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इजी भी है. आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं. और इस चैप्टर में से आपके पास एक या दो वीडियो ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उनको अच्छे से पढ़ना. इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको इस यूनिट में ना पीएचडी हो जाएगा. फिर इतना अच्छा से आपको ये यूनिट याद रहेगा और हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह. तो आप ध्यान रखिए, वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें से जो पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन, दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ मास, दैट इज व्हाट इज सेंटर ऑफ मास. तो मैं सिंपली लिखूंगा COM और आप खुद समझना COM मतलब है मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास and derive an expression and derive an expression for center of mass of two particle system. अच्छे से आप अंडरस्टैंड करना प्लीज. What is center of mass and derive an expression for center of mass of two particle system. ये आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में से, ठीक. ओके, तो पहले मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिखता हूँ. पहले हम ऐसे ही चलेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या है, लेकिन आप फोकस रखना आप. तो मैं लिखूंगा पहले द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, the center of mass of a body or a system, the center of mass of a body or a system of particles or a system of particles is the point. It is the point where the entire mass of the body, where the entire mass of the body can be considered, where the entire mass of the body can be considered to be concentrated, for the purpose of studying its motion, ठीक है ना बेटा. यस, तो मैंने क्या लिखा, द सेंटर ऑफ, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास में मैंने सबसे पहले लिखा क्या है सेंटर ऑफ मास. द सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इट्स द पॉइंट. सिंपल यहाँ से चलेंगे. सेंटर ऑफ मास क्या है, ये एक पॉइंट है. किसका पॉइंट है, एक बॉडी पर एक पॉइंट है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक पॉइंट है. कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट की खासियत क्या है. इस पॉइंट की खासियत ये है कि इस पॉइंट पर जो बॉडी का एंटायर मास होता है, अभी मैं समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी हम कंसिडर करते हैं, ये एक बॉडी, इस बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना. लेकिन इस बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए, इस बॉडी की मोशन को, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स है. ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट एफ. सो देयर आर सो एंड सो मेनी पॉइंट्स. इन अदर वर्ड्स आई कैन से देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट. लेकिन अगर मैं इस बॉडी की मोशन को स्टडी करना चाहता हूँ तो मुझे
क्या है कि मुझे फिर अलग अलग से हर एक पॉइंट की मोशन को स्टडी करना है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी को, हर एक पॉइंट की मोमेंटम को, हर एक पॉइंट की एक्सेलरेशन को, मुझे हर एक पॉइंट के ना इन चीज़ों को ना वो अलग अलग से पढ़ना होगा। तो मेरे लिए इसकी जो जो स्टडी होगी वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी कि नहीं। देखो मैंने मतलब 5-6 पॉइंट्स ही बनाए, अगर मैं हर एक पॉइंट का ये मोमेंटम अलग से पढ़ूँ, वेलोसिटी अलग से पढ़ूँ, एक्सेलरेशन अलग से पढ़ूँ, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये कितने ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी बॉडीज़ की स्टडी ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसी बॉडीज़ में एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, जिस पॉइंट पर हम ये कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास क्या है, कंसंट्रेटेड, यानी कि जितना भी इस बॉडी का मास है वो हम इस तरह पढ़ते हैं कि इस बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। इस बॉडी के पूरा का पूरा मास वहाँ पर छुपा है। तो हमें पूरी बॉडी की मतलब पॉइंट्स को, हमें हर एक मास, बॉडी के हर एक पॉइंट के मास को अलग अलग से स्टडी नहीं करना है, हम बस इस एक पॉइंट की स्टडी करेंगे और वही पूरी बॉडी की क्या होगी, स्टडी। देखो उस तरह से हमें अलग अलग से हर एक पॉइंट पढ़ना था। इस तरह से जब हमने सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया, जहां पर हमने बोला कि इस बॉडी का पूरा मास वहां छुपा होता है, इस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, तो हम बस इस एक पॉइंट की मोशन को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पूरी बॉडी की ना मोशन को हम मानते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ये एक पॉइंट है बॉडी में या सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, जहां पर पूरी बॉडी की पूरी क्या मास जो है दैट इज कंसंट्रेटेड। ठीक है ना। किस लिए कंसंट्रेटेड हम ये मानता, सो दैट कि हम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के इसके मोशन को स्टडी कर सके। ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ फिर भी। चलो ये एक बॉडी है, यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी है। ठीक है। चलो मान लिया मैंने ये इस बॉडी पर एक पॉइंट ए है, ये इस बॉडी पर पॉइंट बी है, ये इस बॉडी पर पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ठीक है। ये बॉडी मोशन में है, ये बॉडी। चलो ये ब्लैक वाला मैंने, या इसको मैं दूसरा कलर को ही देता हूँ, चलो मैं इसको देता हूँ ये ब्लू कलर। ठीक है ना। ओके। चलो हम इस बॉडी की मोशन को स्टडी करते। कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम टी ये बॉडी यहाँ पूछी, कुछ टाइम बाद ये बॉडी इसका ये यहाँ पूछी। ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट, ये बॉडी मोशन में थी ऐसे, ये बॉडी ऐसी मोशन में थी, है कि नहीं। तो पॉइंट ए थोड़ी यहाँ रहेगा, नहीं, ये पॉइंट ए यहाँ पर पूछेगा। चलो दूसरा कलर कोई लेते हैं, ये वाला लेते। चलो ये पॉइंट ए यहाँ पर पूछा, पॉइंट बी ये मोशन में था तो ये यहाँ पर पूछा, पॉइंट सी यहाँ आया, पॉइंट डी यहाँ आया कि नहीं। कुछ टाइम बाद बॉडी कंटिन्यूसली मोशन है, जो पॉइंट ए यहाँ पर था वो अब यहाँ आया, ये बी यहाँ आया, ये सी यहाँ आया, ये डी अब यहाँ आया। ठीक है। अगर हम हर एक पॉइंट का अलग अलग स्टडी करते, हर एक पॉइंट की मोशन को अलग अलग स्टडी करते, तो चेक करिए पॉइंट ए यहाँ से यहाँ तक गया, पॉइंट ए फिर यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है ना। तो इस बॉडी की जो पाथ है, ये पॉइंट ए का जो पाथ है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनी। इस तरह पॉइंट बी यहाँ से यहाँ तक, फिर पॉइंट बी यहाँ से यहाँ तक, इस तरह सी डी। तो बॉडी की जो पाथ है, हर एक पॉइंट की जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनती जा रही थी, है कि नहीं। लेकिन अगर हम सीधे कहाँ चलेंगे, अगर हम सीधे चलेंगे पॉइंट ये सेंटर ऑफ मास पे, तो देखो ये सेंटर ऑफ मास फिर भी वही, ये सेंटर ऑफ मास फिर भी वही। तो इस सेंटर ऑफ मास से क्या बना, इससे ना जब हम सेंटर ऑफ मास से इस बॉडी की स्टडी को, बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, तो ये इसकी ये जो स्टडी होती है, इसकी मोशन की जो स्टडी होती है वो क्या होती है, वो सिंप्लीफाई हो जाती है ईजीली, वो सिंप्लीफाई क्या हो जाती है, ईजीली। तो इसलिए हम बॉडी में ना ये सेंटर ऑफ मास क्या एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। समझ आया कि नहीं। होपफुली कि आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। चलो इसके बाद क्या है, हमें इसकी ना वो इक्वेशन डिराइव करनी है सेंटर ऑफ मास के लिए। कि क्या करना है हमें, डिराइव एन एक्सप्रेशन। तो अच्छे से बेटा नज़र रखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ा है और इसका एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। चलो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया। ठीक है। ये ऑरिजिन है, ये कोई मास है, मास m1, ये कोई मास है, ये m2। तो ये मास m1, ये मास m2 का पोजीशन वेक्टर है, ये मास m1 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है, जो ओरिजिन से हम वेक्टर ड्रा करते हैं, जो इस बॉडी की पोजीशन को दिखाता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर।
ठीक है। तो ये दो पोजीशन वेक्टर से, चलो इस पोजीशन वेक्टर का नाम रखता हूँ मैं R1, इस पोजीशन वेक्टर का नाम रखता हूँ मैं R2, ठीक है ना। यस सर, यस सर। और इन दो बॉडीज़ का हम ये कंसिडर करते हैं, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, ये ब्लू वाला पॉइंट, अच्छे से देखना। ये क्या है, M1 और M2। हम मानते हैं कि ये दो बॉडीज़ अलग अलग और इनका मास जो है, सेंटर ऑफ मास, वो यहाँ पर कंसनट्रेटेड है, ठीक है ना। यस सर। और इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर भी हम क्या डालेंगे, एक पोजीशन वेक्टर, ये वाला, ये सेंटर ऑफ, ये इनका है क्या, ये पोजीशन वेक्टर। और इसके पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे नाम RCOM। व्हाट्स आर पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज COM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यस सर, बहुत ज़्यादा समझ आए, ठीक है। चलिए बाबा, चलो ऐसे समझो आप। चलो ये मास M1 है, चलो मान लिया मैंने, इंटरनल फोर्स को हम छोड़ते हैं। इस मास M1 पर लगा कुछ फोर्स, इस मास M1 पर लगा कुछ फोर्स, दैट्स F1। समझ है कि नहीं? यस सर। और इसी तरह इस मास M2 पर भी लगा कुछ फोर्स, दैट्स F2, ठीक है कि नहीं? यस सर। हमने क्या किया, इस मास M1 पर लगा कुछ फोर्स, दैट्स M1, इस मास M2 पर लगा कुछ फोर्स, दैट्स F2, राइट। हाँ जी। तो हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, एज बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। तो हम वही लिखेंगे, टोटल फोर्स जो इस सिस्टम पर लगता है, सिस्टम क्या है, इसमें दो बॉडीज है, तो एक से ज़्यादा जो होंगे वो हम सिस्टम ही कंसिडर करेंगे। तो टोटल फोर्स जो इस सिस्टम पर लगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। यही है ना न्यूटन का सेकंड लॉ? यस सर, यही तो है, ठीक। तो टोटल फोर्स, कितने फोर्स लगे, इंटरनल फोर्स को हमने क्या माना ही नहीं, कैंसिल किया, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट लगे, तो छोड़ो। एफ तो कितने फोर्सेस लगे, एफ टोटल मतलब टोटल फोर्स, दैट इज सर, दैट्स F1 और F2। तो टोटल फोर्स के बदले हम लिखेंगे F1 प्लस F2। तो टोटल फोर्स, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, दैट इज d/dt ऑफ मोमेंटम। ज़रा मुझे बोलो, जनरली मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं? चलो, मास M1 का मोमेंटम क्या बनेगा, मास M1 का मोमेंटम बनेगा मास इनटू वेलोसिटी। तो M1 का मास कितना है, M1, और इसकी वेलोसिटी को हम कैसे करते हैं, V1। तो इसका मोमेंटम क्या बना, दैट्स M1 V1। अच्छा, दूसरे मास का मोमेंटम क्या बना, किसके बराबर होता है मोमेंटम, मास। तो दूसरे का मास क्या है, M2, और इसकी वेलोसिटी को हम कंसिडर करते हैं V2, ठीक है ना। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम किसका है, मास M1 का, मास 2 का। तो हम लिखिए मोमेंटम के बदले मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ तक तो आपको समझ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आया होगा, बहुत ही ज़्यादा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो, तो F1 और F2 क्या है, ये तो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स लिख सकते हैं ना, टोटल फोर्स नेट फोर्स, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dt अलग अलग भी लिख सकते हैं बेटा, यस सर लिख सकते हैं। तो इसको मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दूँ, दैट्स M1 V1 प्लस d/dt ऑफ M2 V2। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ईजी सा होगा, ठीक है ना। अब ये इजी बनेगा, देखो बेटा, एफ नेट किसके बराबर आया, M1 तो क्या है, M1 तो मास है, तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकालेंगे M1। तो अंदर क्या बचा, d/dt ऑफ V1, यही है कि नहीं, यस सर यही तो है। यहाँ से भी M2 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचा, d/dt ऑफ दिस V2 बचा कि नहीं, यस सर। ये तो यहाँ तक बिल्कुल समझ आया, यहाँ तक इक्वेशन नहीं है, अभी आगे भी है और, ठीक, लेकिन यहाँ तक आपको समझ आया ही होगा, ठीक। ओके बेटा, ठीक, नज़र रखो, आप नज़र रखो, बढ़िया से नज़र रखो। चलिए बाबा, आप नज़र रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक ठीक, ज़रा देखो आप। हाँ, ये F नेट है कि नहीं, यस सर। ये M1 है कि नहीं, यस। ये क्या है, इसके बाद d/dt ये भी है। इसके बाद क्या है, V1। व्हाट्स वेलोसिटी, V1 इज वेलोसिटी। 1 2 फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी छोड़ो, 1 2 को, V इज क्या, V है तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें, चेंज इन, इट इज d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी। वही होती है ना वेलोसिटी, बाबा क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो V1 के बदले हम लिख सकते हैं, देखो ये d/dt, ये वाला मैं रेड से मार्क करता हूँ, d/dt ये मैंने यहाँ पर लिखा, अंदर क्या बचा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है सर, वो रेट ऑफ चेंज इन क्या है, पोजीशन। तो हम लिखेंगे ना इस वेलोसिटी के बदले, दिस इज d/dt ऑफ पोजीशन। तो M1 की पोजीशन क्या है, R1, ठीक है ना। तो R1 लिखेंगे ये V1 के बदले। इसी तरह M2 के बदले ज़रा देखो, M2 वही
डी बाई डी टी भी वही, अंदर क्या बचा, अंदर बचा क्या, अंदर बची ये, अंदर क्या बचे, वेलोसिटी। तो अभी मैंने आपको बोला वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है बराबर, वेलोसिटी होती है बराबर, हाँ, वेलोसिटी होती है बराबर चेंज इन पोजीशन को डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन। तो दूसरी की पोजीशन कौन डिनोट करता है हमें, R2। तो हम इस V2 के बदले लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ R2। ये मतलब मैं कैसे कहूँ कि आपको ये समझ नहीं आया, आपको अच्छे से समझ आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये मुझे पता है। ठीक है, ज़रा देखो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, दिस इज़ एफ नेट, है कि नहीं। एफ नेट के बाद क्या बचा यहाँ पर, M1 बचा कि नहीं, यस सर, बस अभी कुछ स्टेप है बाकी, ठीक है। ज़रा मुझे ये बोलो डी बाई डी टी ये बना ना, ये डी बाई ये बना, इन अदर वर्ड्स इट्स डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, यस, दोनों डी बाई डी टी को हमने मिलाया, ये क्या बना, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा R1, हाँ तो बचा। इसी तरह यहाँ से दिस इज M2, डी बाई डी टी कितनी बार आया, दो बार हम लिखे डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टू स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा R2। समझ आया कि नहीं आया, यस सर समझ आया, कितना ज़्यादा समझ आया, बहुत अच्छा समझ आया, दैट्स ग्रेट। ये मैं नहीं बोल रहा, आपको लगता है सर बोल रहा है बहुत अच्छा समझ आया, नहीं आप बोल रहे हो, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। फिर देखो एफ नेट इज इक्वल टू, देखना अच्छे से, इनमें से कॉमन निकालेंगे हम, क्या सर कॉमन आएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ज़रा अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा M1 R1 प्लस M2 R2, यही बचा, यस सर यही बचा, बढ़िया बेटा, बस एक दो स्टेप है बाकी, शाबाश। देखो ये कितना इजी था। तो ये क्या बचा यहाँ से, दिस इज एफ नेट। अगर हम इसको कितनी मासेस थी हमारे पास, दो, एक तो M1 थी यहाँ पर, एक तो M2 यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं, चलो नए से बनाते। ये M1 यहाँ पर मास, ये M2 यहाँ पर मास। ज़रा मुझे बोलो इस सिस्टम का टोटल मास क्या था, दैट वाज M1 प्लस M2, यस सर, था कि नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को, इस स्टार वाली इक्वेशन को टोटल मास से क्या करूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं सर। कैसे सर, ऐसे, ज़रा मैं पहले लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं करूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास क्या है, टोटल मास है M1 प्लस M2। तो इस अबो वाली इक्वेशन को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास। ज़रा देखो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी दैट्स एफ नेट इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई किससे, M1 प्लस M2, है कि नहीं। और क्या है वहाँ पर, और है वहाँ पर डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, अंदर क्या बचा, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई किससे भी करना है, M1 प्लस M2 से। देखो बेटा, इससे मैंने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, यही ऊपर मैंने लिखा, यहाँ से देखो, यही मैंने यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो उसी M1 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ से M2 से क्या इसको किया, डिवाइड। तो डरने की कोई बात, बाकी इक्वेशन अपनी जगह, ठीक है कि नहीं, यस बेटा यस। अच्छा जिगर मेरा, आपको ऑलरेडी पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, सर क्या पता है, आप क्या ऑलरेडी, हमें पता है थोड़ी, हाँ बाबा आपको पता है, ज़रा सर बोले क्या पता है, हाँ F इज इक्वल टू एम ए था ना, पता, यस सर ये तो पता था, क्या है F इज इक्वल टू एम ए। अगर हम इस इक्वेशन को जिसको मैं बॉक्स में रखता हूँ, और इस इक्वेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, जो मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू एम ए, इनको मैं ये करूँ क्या, हाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर F की ज़रूरत है, तो यहाँ पर तो F है, वो अलग बात है, F नेट है, लेकिन फोर्स है। दूसरा कौन सा चीज़ है यहाँ पर, दैट्स दिस मास, तो यहाँ पर भी मास है कि नहीं। तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए इतनी बड़ी टर्म बचती है, सर बिल्कुल समझ आया सर, बिल्कुल, वल्ला ये बहुत ही अच्छे से समझ आया। फिर से समझाता हूँ, देखो फिर से समझाता हूँ। देखो हमने दो इक्वेशन उसको कंपेयर किया, ठीक है ना, एक ये वाली,
ये वाली, ये बॉक्स वाली, और दूसरी एफ इज कॉल्ड एम ए। तो हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ भी एफ की ज़रूरत थी, तो एफ के बदले एफ आया, तो एफ से एफ। दूसरा इसके बाद इज इक्वल टू, चलो मान लिया, तो इज इक्वल टू के बदले इज इक्वल टू, ये भी कोई बात है। इसके बाद एम, तो एम के बदले ये टोटल एम मास, नेट मास, नेट मास, ठीक है ना, ओके। इसके बाद क्या बचा यहाँ से, इसके बाद बचा सर यहाँ से एक्सेलरेशन, तो यहाँ से इतना बचा, तो इतना, ये सब क्या है फिर, ये तो एक्सेलरेशन है। किस पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का। यहाँ पर हमने रखा था ये, यहाँ पर क्या m1 रखा था, यहाँ पर रखा था m2, ठीक है ना। तो इन दोनों का मास जो है ना, दैट्स m2, वो यहाँ पर है, ठीक है। दैट्स m1 प्लस m2, जहाँ पर दोनों का मास कंसंट्रेटेड है, और इस पर क्या लगता है f। तो ये जो m है यहाँ पर, ये टोटल मास है एक्चुअली यहाँ पर m1 प्लस m2, और इस फोर्स से जो हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स, इससे इस बॉडी में क्या पैदा हुई, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन इसके बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बस थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा आपको समझना है। सर क्या समझना है, समझना ये है, देखो देखो क्या है। ज़रा मुझे बोलो एक्सेलरेशन किसके बराबर आई हमें, वो एक्सेलरेशन बराबर आई, वो आई डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। कंपेयर करने के बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही बचा ना, ठीक। तो हमने किस चीज़ को दो बार क्या किया, दो बार किया हमने इसको डिफरेंशिएट, तो आई एक्सेलरेशन। किस चीज़ को हम दो बार डिफरेंशिएट करके वहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलती है। सर किस चीज़ को करते हैं, हाँ मुझे पता है, वो हम करते हैं सर पोजीशन वेक्टर को, जब हम दो बार ये डिराइव कर डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम जब दो बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो वहाँ से एक्सेलरेशन आई। तो हमने ये क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि हमने दो बार किसको ये किया, डिफरेंशिएट, इसको किया, इसको m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डिवाइड बाई m1 बाई m2, और इसने क्या दी हमें, एक्सेलरेशन। तो दो बार किसको हमने डिफरेंशिएट किया, आया एक्सेलरेशन सर पोजीशन वेक्टर को। दैट मीन्स जो m1 r1 m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस ये m1 प्लस m2, ये क्या है, यही तो है। तो फिर पोजीशन वेक्टर जिसको हमने लिखा था क्या, दैट्स RCOM, है कि नहीं। यस सर, ये समझ आया। तो जो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है, ये क्या है, ये तो था फिर क्या, पोजीशन वेक्टर। और यही तो है इक्वेशन फॉर व्हाट, यही तो है इक्वेशन फॉर दिस पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की यही तो इक्वेशन है। दैट्स व्हाट m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं। देखो ये एक्सेलरेशन के बराबर आया कि नहीं। लेकिन डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर मतलब क्या होता है, दो बार हमने डिफरेंशिएट किया। दो बार हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को ही हम दो बार डिफरेंशिएट करते, तब आती है एक्सेलरेशन। तो ये फिर अंदर हमें यही पता चला कि अंदर पोजीशन वेक्टर, इसी को दो बार एक्सेलरेट करके हमने क्या लाई, एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट करके लाई एक्सेलरेशन। तो ये अंदर वाली यही तो पोजीशन, यही तो है इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी थी। समझ आया, अच्छे से समझ आया। यस सर, बढ़िया से समझ आया। हाँ सर, बढ़िया से। अगर नहीं आया तो आप एक काम करो, आप थोड़ा सा वीडियो फिर से देखो, ये आपको बहुत अच्छी समझ आएगा। मुझे आप मत बोले नहीं है, ये आया समझ, ठीक है। इसके बाद है बेटा, इसके बाद है इसका, इस यूनिट का नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा क्वेश्चन। चलो वेट करो आप, पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से। चलो हाँ, तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगर मेरा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने ये चीज़, मुझे लग रहा है कि आपको ना रियलिटी में इसमें PhD हासिल हुआ इस यूनिट में, लेकिन इतना ज़्यादा इल्म है आपको इस बारे में। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या निकालना है, ये क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये तो आपके सिलेबस में दिया गया है, डिराइव नहीं करना है, बस ऐसे ही याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो 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 देखो,
चलो छोड़ते हैं पहले इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, चलो छोड़ते हैं पहले इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है कि नहीं। हम सीधे आएंगे टर्म इनर्शिया पे। व्हाट्स इनर्शिया, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया होता है बाबा, इनर्शिया होता है, वो ऑलरेडी पता है हमें कि ये प्रॉपर्टी होती है। इट्स ए प्रॉपर्टी विच अपोजेस एन एक्सटर्नल फोर्स। सर ये समझ नहीं आया, ये क्या लिखा आपने? लेकिन सर आपको ये वही आपको सर ने समझाया। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट चाहता है मुझे रेस्ट में ही रखो, प्लीज़ मुझे रेस्ट में रखो, लेकिन हम क्या देते हैं इसको? एक्सटर्नल फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट पर देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में था। हम बोलते इसको था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस ऑब्जेक्ट पे क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमने इस पर क्या दिया? एक्सटर्नल फोर्स। इतना एक्सटर्नल फोर्स दिया कि ये बॉडी किस में आई? मोशन में आई। लेकिन इनर्शिया ट्राई कर रहा था कि मैं रेस्ट में ही रहूं, ठीक है ना। तो इनर्शिया अपोज करता है हमारे एक्सटर्नल फोर्स को, सो दैट कि बॉडी इसी हालत में रहे, ठीक है, इसी स्टेट में रहे। हाँ चलो ये मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है, ये मोशन में, ये चाहता है कि मैं हमेशा मोशन में रहूं, तो इसको हम बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या है? इसको है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब ये चाहता है कि हर हमेशा इनर्शिया में, इसी मोशन में रहो, लेकिन हम इसको देते हैं एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट ये कहाँ से आए? ये ऑब्जेक्ट मोशन में से किस में आए? रेस्ट में से आए, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया क्या करता है बेटा? इनर्शिया का काम बस यही है कि किसी ना किसी तरह मैं अपने स्टेट को ना, अपने स्टेट में ही रहूँ। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहूँगा, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहूँगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये याद रखा करो, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। सर ये समझाइए, ये अच्छी बात आपने कही। इनर्शिया थोड़ा पता था लास्ट का। चलो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब ये है कि ये समझो जितना ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, जितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट के पास, एक बॉडी को जितना मास ज़्यादा होगा, अगर वो बॉडी रेस्ट में है और उसका मास ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है उस बॉडी को रेस्ट में से मोशन में लाना, है कि नहीं। इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर इसका मास ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल है इस बॉडी को किस में? स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाना। या अगर बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मास है बॉडी का, और ये बॉडी ऑलरेडी किस में है? मोशन में है, तो इस बॉडी को मोशन में से रेस्ट में लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि इस बॉडी की इनर्शिया को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? ये इसलिए कि जितना बॉडी के पास मास ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा के बॉडी के पास क्या होगी? इनर्शिया। और जितना ज़्यादा बॉडी के पास इनर्शिया होगा, उतना मुश्किल है उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना, ठीक है ना। यस, इसी को हम बोलते हैं मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। लेकिन बाबा सर टर्म तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बाबा, इनर्शिया हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, बात एक ही है। सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बाबा, जिस तरह जितना बॉडी में मास, जितना एक बॉडी में मास है, जितना एक बॉडी में मास ज़्यादा होगा, उतनी उसकी ज़्यादा इनर्शिया होगी, ठीक है ना। रोटेशन में इसी मास को हम, और रोटेशन में इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ठीक है। अच्छा एक बात पहले, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर मास ज़्यादा है, तो या सिंपली अगर बॉडी रेस्ट में है, मास की छोड़ो, अगर बॉडी रेस्ट में है, इसको हमने किस में लाया? मोशन में लाया। तो रेस्ट से मोशन में, दरअसल हमने बॉडी को एक्सेलरेशन में, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन आई, है कि नहीं। रेस्ट से मोशन, बॉडी में क्या आई? एक्सेलरेशन। या बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी, इसको हमने रेस्ट में लाया, तो बॉडी को क्या आई? एक्सेलरेशन। यहाँ से मतलब मोशन कम हुई तो हम बोलेंगे रिटार्डेशन, तो एट द एंड तो एक्सेलरेशन ही है कि नहीं। दरअसल बॉडी के इनर्शिया को चेंज, जब बॉडी की इनर्शिया चेंज होती है, रेस्ट से मोशन में आती है, मोशन से रेस्ट में आती है, ठीक है कि नहीं, तो बॉडी में क्या आती है? एक्सेलरेशन। और जितना ज़्यादा बॉडी में मास होगा, उतनी ज़्यादा ना उस मुश्किल से उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। इसी तरह जितना एक बॉडी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिस तरह आपने वहाँ मास पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ो, ठीक है ना। तो जितना एक बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
क्योंकि यहाँ पर रोटेशन है, यहाँ बॉडी रोटेट करती है एक बॉडी, यहाँ बॉडी एक क्या करती है, रोटेट। तो जितना एक बॉडी के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना उस बॉडी के ना, उतना इस बॉडी को मुश्किल है किस में लाना, एक्सेलरेशन में लाना। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक, ओके। तो इस बॉडी को यहाँ पर किस में लाना मुश्किल है, एक्सेलरेशन में लाना, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन में हम एक्सेलरेशन नहीं, इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। बस बात वही है, मैंने लास्ट बार भी यही बोला आपको, यहाँ एंगुलर हम साथ रखते हैं, बस यही कुछ है, ठीक है। तो मैं डिफाइन करता हूँ पहले इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिखूंगा, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, it's a physical quantity that expresses, it's a physical quantity that expresses bodies, देखो, bodies tendency, that expresses bodies tendency to resist, एंगुलर एक्सेलरेशन। बाबा बात वही है जो मैंने ऊपर समझा आपको, मास में जितना बॉडी में मास ज़्यादा, वो बॉडी, उस बॉडी को रेस्ट में से मोशन में लाना मुश्किल। जितना बॉडी में मास ज़्यादा, उस बॉडी को मोशन में से रेस्ट में लाना मुश्किल, उस बॉडी को रेस्ट में से मोशन में लाना मुश्किल। इन अदर वर्ड्स उस बॉडी को एक्सेलरेट करना मुश्किल, ठीक। इसी तरह रोटेशन में अगर हम बोलेंगे, याद रखना, जितना बॉडी के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उस बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन को, उस बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या, रेजिस्ट करना मुश्किल है। मतलब अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन में लाना, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन में लाना, ठीक है, एक्सेलरेट करना मुश्किल है। या अगर वो बॉडी ऑलरेडी क्या है, एक्सेलरेशन में है, तो उसको फिर रेस्ट में लाना भी मुश्किल है, ठीक है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह वहाँ पर जो वहाँ पर मास रोल करता है, वही क्या है, वही रोल है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। समझ आया सर, आया समझ, ठीक है, ठीक है। यहाँ रोटेशन, तो यहाँ बॉडी क्या है, उसको टॉर्क होती है, रोटेट करती है बॉडी, ठीक। यस 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 यस, चलो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है बेटा, याद रखो, फिलहाल ये एक बॉडी है, इसको हम बोलते हैं ये अराउंड दिस ये रोटेट करती है। ये बॉडी अराउंड दिस लाइन में ऐसे बनाऊँ, ये अराउंड दिस, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ROTATI रोटेशन, हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन अराउंड विच दिस पार्टिकल्स दिस बॉडीज क्या, रोटेट, ठीक है ना। चलो मान लिया मैंने कोई मास है यहाँ पर m1 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बेटा ये याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बॉडी की मास, ये एक बॉडी है m1, इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यानी कि एक्स ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, r1। और ये कोई दूसरी बॉडी है m2, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r2। और ये कोई तीसरी बॉडी है यहाँ पर m3, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r3, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं, बेटा याद रखना प्लीज़। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से ये होता है बराबर मास, प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखो। इनर्शिया होता है बराबर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I is equal to mr square. So I is moment of inertia, m is mass, and r is what? R is the perpendicular distance of that body, of that object from the axis of rotation, or from the axis around which the body rotates. So all these bodies they rotate around this axis, ठीक है ना। तो this body m1 is at a distance, at a perpendicular distance of r1 from this axis of rotation. This body m2 is at a distance r2, this distance is perpendicular distance, and this body m3 is at a perpendicular distance of r3 from this क्या, axis of rotation. तो moment of inertia, how we calculate that, that's I is equal to mr square. I is equal to what, mr square. M is the mass of the body and r square is the perpendicular distance of that very body from the axis of rotation. Got it? Yes.
तो व्हाट इज द टोटल? तो सर द टोटल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दिस बॉडी इट इज अ समेशन ऑफ या ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इज द टोटल? इट इज टोटल इज समेशन पहले नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा टोटल क्या है। जरा मुझे बोलो इस m1 बॉडी का इनर्शिया क्या है मोमेंट ऑफ? सर वो होता है बराबर मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस बॉडी का मास क्या है? इस बॉडी का मास है m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1 का स्क्वायर। दूसरी बॉडी का मास है m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 का स्क्वायर। इस बॉडी का मास है m3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3 का होल स्क्वायर। तो टोटल क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का क्या है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दैट्स m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। ठीक है ना? अगर और 10-12 ये होगी तो हम लिखेंगे सो एंड सो ऑन। ठीक है ना? 3 डॉट्स राइट। तो हम इन शॉर्ट क्या लिखेंगे? हम लिखे टोटल इनर्शिया है बराबर इन तमाम दीज एड्स के सम्स के बदले हम क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ। समेशन किसको किया हमने? समेशन हमने किया एम आर स्क्वायर को। सो दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम। इन तमाम पल्सेस इन तमाम एडिशंस के दरमियान बदले हमने लिखा समेशन। ठीक है? तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा समझ आया? यस सर बहुत बढ़िया से समझ आया, कसम सर रियली में समझ आया। लेकिन ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है और आर स्क्वायर पे। बेटा ये आर क्या है? सर ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई मास m1 है तो यहाँ पर ये है डिस्टेंस r1। क्या बेटा ये m1 r1 नहीं सर, r1 नहीं है ये। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी डिस्टेंस, ये डॉटेड लाइन ये परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो r क्या है? ये डिस्टेंस कौन से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा समझ आया? यस सर अच्छे से समझ आ रहा है। सर बेटा ये न्यूमेरिकल मुझे करके दो पहले। चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रेड वाली लाइन, इस पर मैं रखता हूँ 2 मासेस। एक मास है ये 2 kg का, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर। ये दूसरा मास है फॉर एग्जांपल ये 4 kg का, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर। ज़रा मुझे बोलो इनका नेट क्या है? ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर हम कर सकते हैं कैसे? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इसका। तो निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहली बॉडी का मास m1, इस डायरेक्ट लिखूंगा मैं। पहली बॉडी का मास क्या है? 2 kg इंटू आर स्क्वायर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहली का दैट्स 2 स्क्वायर, प्लस दूसरी बॉडी का मास क्या है? 4 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है 1 स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या हुआ? 4 प्लस 1 स्क्वायर क्या हुआ? 4। तो ये बचा आई इज इक्वल टू, ओह सॉरी हाँ यार चलो सॉरी यार। तो I इज इक्वल टू, अभी पेन की परेशानी, पेन चलो। तो क्या आया ये? I इज इक्वल टू व्हाट? तो I इज इक्वल टू हाँ 2 4 आर 8 प्लस 4। तो I क्या आया? I इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 12। अच्छा 12 क्या सर? यूनिट तो नहीं बोला, कोई बात नहीं यूनिट भी निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम का यूनिट क्या है? एम इज मास तो kg, आर है डिस्टेंस तो क्या है? मीटर, और ये मीटर स्क्वायर तो kg मीटर स्क्वायर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। तो 12 kg मीटर स्क्वायर आया इसका क्या? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? इस नेट सिस्टम का। ठीक है? तो ऐसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कैलकुलेट करना, इसके फॉर्मूलाज वगैरह लिखना। ठीक है सर? दूसरा एक क्वेश्चन भी दीजिए। हाँ मैं क्यों नहीं दूंगा। ज़रा ये क्वेश्चन करो आप, ज़रा ये क्वेश्चन करते हम। पहले मैं पेज को थोड़ा जूम आउट करता हूँ। चलो ये करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़रा देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लाता हूँ यहाँ से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको समझ आया? एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़रूरी है। ठीक, ये लीजिए, ये एक स्क्वायर मैंने बनाया। ठीक है? इस स्क्वायर का हर एक साइड ए मीटर है। चलो ठीक, ये एक बॉडी है m, राइट से मैं बना तो ये एक बॉडी है m, ये दूसरी बॉडी भी है m, ये तीसरी बॉडी भी है m ऑफ मास m, और ये चौथी बॉडी भी क्या है? ऑफ मास m। और डिस्टेंस क्या है? a मीटर्स। ये स्क्वायर है ना, हर एक साइड a। अगर ये a और सब a। ठीक, मुझे आप कैलकुलेट दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। हाँ सर करके देंगे। ज़रा मुझे बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर इसका मास तो m है, लेकिन इसकी एक्सिस से ये मास कुछ भी दूर नहीं है।
तो इसका डिस्टेंस क्या है 0, तो 0 स्क्वायर। अच्छा इसका सर इसका मास m है और ये कितनी दूरी पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर a, तो m a स्क्वायर। चलो इसका मास भी है सर m, कितनी दूरी पर है सर ये परपेंडिकुलर, ये भी a स्क्वायर, तो इसका भी होगा m a स्क्वायर। अच्छा ये सर इसका मास है m और इसकी परपेंडिकुलर सर इसकी परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं क्योंकि एक्सिस पर ही, तो डिस्टेंस फिर है क्या 0 स्क्वायर। तो ये बना m इंटू 0 स्क्वायर 0, ये बना m a स्क्वायर और क्या बचा यहाँ पर और क्या हो रहा है एम ए स्क्वायर और ये भी क्या है 0। तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट्स एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर 2ma स्क्वायर। यार इससे अच्छा क्या पढ़ा सकता मैं अब, इससे अच्छे न्यूमेरिकल्स कहाँ से लाऊंगा मैं, ये बढ़िया से न्यूमेरिकल्स है, ठीक है कि नहीं। यस सर यस सर यस सर ओके बेटा। तो इसके बाद आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन दी गई कुछ फिगर्स, उनके आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जा सकते हैं। एक व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये आप याद रखना, ये रिंग है लेकिन फोकस करना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ऐसे माना, मैंने ऐसे यानी कि अंदर से बाहर जा रही है, ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। तो आप सिंपली याद रखना रिंग ये अंदर से खाली होता है, इस रिंग का मास m है, इसका रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जस्ट याद रखना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, ये याद रखना एक। इसके बाद होता है बेटा डिस्क। डिस्क क्या है, रिंग ही है लेकिन अंदर से पूरा भरा हुआ है। रिंग क्या है, ये डिस्क क्या है, ये रिंग की तरह लेकिन रिंग अंदर से खाली होता है और डिस्क अंदर से भरी पड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये है इसकी ये, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सर इसका मास भी हम लेंगे m और इसकी रेडियस भी r, तो सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो है mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये याद रखना आपको, ऐसे याद रखना डिस्क का है। तीसरा हम लेंगे हॉलो सिलेंडर, हॉलो खाली अंदर से सिलेंडर, तो ये हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल है रिंग की तरह खाली है लेकिन लंबा है थोड़ा सा, तो हमें क्या करना है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग की तरह, दैट्स mr स्क्वायर, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास चौथा एक फिगर है दैट सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड से अब आपको याद आया होगा, सॉलिड तो अंदर से भरा है और सिलेंडर ही है, तो ये सिलेंडर ही है और अंदर से क्या है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखानी है, ये एक्सिस है इसकी, ठीक है, और ये एक्सिस है इसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर ये भी बिल्कुल किसकी तरह, डिस्क की तरह, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बस ये याद रखनी है ये चीज़ें आपको। इसके बाद नेक्स्ट फिगर जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है, डेरिवेशन नहीं लानी है इनकी, दैट्स हॉलो स्फीयर। व्हाट इज हॉलो स्फीयर, तो स्फीयर ये है और अंदर से खाली है, बस, ठीक है ना। ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट्स 2/3mr स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखो आप। इसके बाद लाऊंगा मैं अगली एक फिगर दैट इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो ये एक स्फीयर है और सॉलिड है, ठीक है कि नहीं, यस। और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है 2/5mr स्क्वायर। इसके बाद हम लाएंगे हॉलो कून, चलो लाएंगे हॉलो कून, तो ये कून एक है, हॉलो कून है, ठीक है कि नहीं। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आप याद रखोगे। और इसके बाद मैं लाऊंगा आपके पास और एक फिगर दैट इज सॉलिड कून ही तो है लेकिन सॉलिड है कि नहीं, अंदर से भरा पड़ा हुआ है। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3 डिवाइड बाई 10mr स्क्वायर। तो ये है कुछ फिगर्स, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने होंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद और एक अच्छा सा टॉपिक है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इजी, दैट्स कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। बस ये आप अच्छे से याद रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन, बस ये मानो मैं आपको आज लास्ट में पढ़ाता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन। पहले डेफिनेशन लिखूँ या समझाऊँ सर, हमें लगता है डेफिनेशन, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में भी लिखना है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस from axis of rotation at which if the लिखने में 10 मिनट और
बोलने में 1 सेकंड, इतनी ज़्यादा इजी है। एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी, एट विच इफ द होल मास ऑफ body is assumed to be concentrated, it is moment of inertia about the given its moment of inertia about the given axis would be, ओहो इतनी बड़ी, समझाने में बस 2 सेकंड, would be same as with its actual distribution of mass, देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन सर, ये समझा ये क्या है बाबू, ये कुछ नहीं था। देखो आप समझो आप क्या है ये। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कुमों का, वो बाकी आप खुद भी याद करना, ठीक है। चलिए बाबा, ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ, ज़रा पेन को थोड़ा ज़ेवल करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मैं कोई मास रखता हूँ ऐसे, चलो ये कोई मास है इस पे, ठीक है। तो बाबा ये मास क्या है? इस बॉडी का मास है। इस बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही। यस सर, होगा कि नहीं? यस सर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस पूरी बॉडी के बदले, अब नज़र रखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हम इस पूरी बॉडी के बदले, चलो ये पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम इतने बड़े मास के बदले बस एक पॉइंट डालते यहाँ पर, पॉइंट, और इस इस पॉइंट का मास बराबर उतना है जितना इस पूरी बॉडी का क्या है? मास। समझ आ रहा है? यस सर। ये जो पूरी इतनी बड़ी बॉडी है, इसका मास हमने क्या रखा? m। तो इस पूरी बॉडी को हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये कंसिडर किया कि जितना उस पूरी बॉडी का मास है, इस पॉइंट का भी मास, यानी कि अगर इसका m है तो m है, ठीक। और ये बॉडी कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, कहाँ से? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे? कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? k। अब पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस। तो ये क्या है? ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? ये एक रेडियल डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ से है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एक डिस्टेंस है। एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मैंने यही से बोला, जितना इस बॉडी का पूरा मास है, वो उस पूरा मास हमने इस पॉइंट पर क्या किया? एज्यूम किया कि पूरा बॉडी का मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेट है, यानी कि जितना इस पूरी बॉडी का मास m है, इस पॉइंट का भी मास m है। और ये मास पॉइंट, ये पॉइंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी दूरी पर है? k, ठीक है ना। सच दैट असल बात तो ये है जो ये आगे बोलता है, सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम एज विद इट्स एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब जितना यहाँ पर होगा इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना यहाँ पर होगा इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का जब हमने पूरा मास एक पॉइंट कंसिडर किया और इस डिस्टेंस पे रखा, सो दैट जितना यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस बॉडी का, वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का इस पॉइंट पर भी होगा। हमें ऐसी ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, सो दैट, सच दैट कि जितना यहाँ पर क्या आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने बड़े मास का, तो इतना बड़ा मास इतना छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया और इतनी डिस्टेंस पे रखा, सो दैट यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया।
तो इस जो ये डिस्टेंस हमने मेंटेन की, जो हमने डिस्टेंस इस रेडियल डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम टू सेम आया, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। बस समझ आया? यस सर, आप समझ आए, ठीक है। मतलब तो ये है, मतलब यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फिर, दैट्स एम के स्क्वायर, है ना, मास इनटू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ का मास है एम और यहाँ का क्या है, यहाँ की डिस्टेंस है के, तो इसीलिए मैंने लिखा एम आर स्क्वायर के बदले एम के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई, और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम। तो क्या बना, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यस, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यहाँ का है एम के स्क्वायर, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो यहाँ का यहाँ का और यहाँ का दोनों का सेम है, दैट्स आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अगर मैं इस रेडियस ऑफ गायरेशन इस छोटी सी एक वो इक्वेशन निकालता हूँ, तो हम क्या निकालेंगे, आई को अपनी जगह रखते हैं, एम यहाँ से शिफ्ट हुआ, एम मल्टीपल है तो यहाँ डिवाइड, तो वहाँ क्या बचा, दैट्स के स्क्वायर। ठीक है, तो के किसके बराबर आया, स्क्वायर को ट्रांसफर, इट्स अंडर रूट ऑफ आई डिवाइड बाय एम। तो ये है इक्वेशन आपके किसकी, ये है इक्वेशन हमारे दिस रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट्स के इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय एम, दैट्स के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू दिस के इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आई डिवाइड बाय एम। ठीक है कि नहीं? यस सर, ये तो ठीक है, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं, इसका और एक तरीका है रेडियस ऑफ गायरेशन का। हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, वेट करो, हम एक क्या करते हैं, सिस्टम एक कंसिडर करते हैं। चलो, जैसे हमने पीछे किया एक बार, हाँ चलो, ये इस पर हम यहाँ पर मास रखते हैं m1 एट ए डिस्टेंस r1, यहाँ पर मास रखते हैं m2 एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, यहाँ पर मास रखते हैं m3 एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। ठीक है ना? ज़रा बाबा मुझे बोलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक, चलो। अच्छा, इन तीनों मासों के बदले अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन से सॉल्व होगा, इन तीनों मासों के बदले क्या रखते हैं, इन तीनों मासों के बदले हम रखते हैं एक, जो तीनों मास है वो हम सिंगल मास रखते हैं यहाँ पर m। ठीक है ना? और ऐसी डिस्टेंस पर रखेंगे सो दैट कि यहाँ का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो यहाँ का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस डिस्टेंस के को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ दिस रेडियस ऑफ गायरेशन, सो दैट यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम और सेम निकलेगा। ठीक, ज़रा मुझे बोलो, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, वो तो टोटल है इसका m1 और इसका r1, तो m1 r1 स्क्वायर और फिर m2 r2 स्क्वायर, फिर m3 r3 का स्क्वायर। अगर और भी होंगे कुछ तो उनका। ठीक है, तो बेटा ये तो ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सर, वो तो है टोटल मास m और क्या है डिस्टेंस m के स्क्वायर, लेकिन तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम। तो जितना यहाँ पर ये तो उतना को यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेम होगा, तो यहाँ का आई क्या लिखेंगे हम, m के स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कि नहीं। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से चलो ये m1, अच्छा ठीक, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये m r1 स्क्वायर ये ठीक है कि नहीं। चलो हम ऐसे भी करते हैं, टोटल ये हम पूरा ये m लेंगे हर एक मास, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, यहाँ से m को हम कॉमन भी लेंगे, तो अंदर क्या बचता है, तो अंदर बचता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब हमने सेम मास लिए, कोई बात नहीं। अच्छा बाबा, अच्छे से रखो। व्हाट इज दिस m इज टोटल मास। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये कितने मास है m, ये क्या मास है m, ये क्या मास है m। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ 3m, यस सर। तो टोटल मास है 3m। अगर ये n नंबर मास है तो टोटल मास कितना होगा, अगर 4 होंगे तो सर 4m, अगर 5 तो 5m, अगर n होंगे तो टोटल मास बनता है nm। लिख सकते हैं ना, यस सर लिख सकते हैं। और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर एक k स्क्वायर, वहाँ क्या है m, और अंदर क्या बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, या सर m और m कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचा n के स्क्वायर, वहाँ क्या बचा r1 स्क्वायर, और क्या बचा r2 स्क्वायर, और क्या बचा r3 स्क्वायर। हमें किसकी ये इक्वेशन निकाली, k की, तो k स्क्वायर को यही रखते हैं। यहाँ क्या बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, n यहाँ से मल्टीप्लाई था तो ये क्या हुआ डिवाइड, तो k
के को यही रखते स्क्वायर तो ट्रांसफ़र होगा, तो ये क्या बना, ये बना R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये है हमारी दिस रेडियस ऑफ गायरेशन की और एक इक्वेशन। ठीक है ना। तो बेटा ये है, लग रहा है मुझे आज के लिए इनफ है। आप इस वीडियो को अगर आपको लगे कि दोबारा देखना होगा तो दोबारा देखो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन वीडियो को ज़रूर और ज़रूर आप ना शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट।